भाग -9 असली पहचान। रिया ने सनी से लगभग वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यन के साथ उस कमरे में हुआ था। रिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे आर्यन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे इतना परेशान किया और अब ये सब। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कितनी लकी थी। आज तक रिया के साथ न तो किसी ने ऐसा बर्ताव किया था ना ही किसी ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट किया था। अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया ने बेडरूम में झांक कर देखा, अनिका लैपटॉप में बड़े टेंशन में कुछ काम कर रही थी। रिया को अमृता की वो बात याद आई। उसने कहा था कि वो रोहित की दादी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि बड़े खानदानों के कई राज होते हैं और हमें ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। अनिका ने बहुत पहले रिया को कसम भी दे रखी थी कि वो किसी से कभी नहीं कहेगी कि उसकी माँ ही डॉक्टर अमृता है। मगर रिया को अपने भाई को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। उसने जल्दी ही गेम से एग्जिट ले ली और अपने फ़ोन से आर्यन को मैसेज करने लगी। रिया ने आर्यन को मैसेज पर लिखा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़ के आर्यन सोच में पड़ गया। उसने रिया को मैसेज में लिखा, क्या है वो सीक्रेट। रिया ने आर्यन को बताया, सनी चाचू ने कहा कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यन एक सेकंड सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करें उससे पहले उसने रिया का दूसरा मैसेज पढ़ा, डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मा है। ये मैसेज पढ़ते ही आर्यन को वो बात याद आई जब लिफ्ट में ऊपर आते वक्त होटल लॉबी में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और अनिका ने आर्यन से कहा था कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसे यकीन हो गया कि अनिका उस आदमी का इलाज करने रुकी थी। आर्यन के उदास चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। उसे अपनी मॉम के लिए प्राउड फील होने लगा। तभी आर्यन का मोबाइल फिर से बजा। इस बार रिया ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में रिया ने कहा, मम्मा कह रही थी डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वे उनकी दादी माँ का इलाज करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आर्यन ने रिया को मैसेज टाइप करके पूछा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल रिया के मन में भी चल रहा था। वो अपनी स्वीट की बालकनी में आए और आसमान में देखकर सोचने लगी। वो ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी मम्मा जाकर डैड की दादी का इलाज करें? तभी आर्यन ने रिया के फ़ोन पर मैसेज भेजा, मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन ने आगे जो मैसेज भेजा वो पढ़कर रिया सरप्राइज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लो कॉन्फिडेंस लड़के को वो कुछ दिन पहले मिली थी वो अचानक इतना तेज कैसे हो गया था। रिया आर्यन के साथ चैट करते हुए जोर से बोल पड़ी, दैट्स लाइक माई ब्रदर। ये बोलते ही रिया को रियलाइज हुआ कि वो बहुत लाउड थी और शायद उसकी आवाज़ अनिका ने सुन ली हो। रिया ने फिर से धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा। अमृता अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में ध्यान से कुछ देख रही थी। रिया ने चैन की सांस ली और आर्यन से फिर से चैट करने लगी। अभी दरअसल अंदर अनिका राजलक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को इस बात का पता चले कि सुबह कॉरिडोर में जिस लड़की ने उस आदमी का इलाज करके उसकी जान बचाई थी वह अनिका खुद थी। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल में जब रोहित ने अनिका और प्रीति को केबिन में एक साथ देख लिया था तब उसे थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था कि शायद अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, लेकिन अब अगर उसने अनिका को किसी पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हुए देख लिया तो हो सकता है उसका शक यकीन में बदल जाता। राजलक्ष्मी अनिका को फोन पर कुछ बातें समझा रही थी। देखो मैडम, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। ये हैकिंग वगैरह मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सीखा है। अगर उसे पता चला कि उसकी सिखाई हुई चीज़ को मैं इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ तो वह मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, देखो राजलक्ष्मी, मैंने भी आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की, मगर तुम जानती हो अगर यह इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती।
राजलक्ष्मी ने कहा, अभी मैंने जो कोड भेजे हैं वह कोड यूआरएल में टाइप कीजिए। थोड़ी देर राजलक्ष्मी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद फाइनली अनिका होटल पैराडाइज की सिक्योरिटी सर्वर में लॉग इन हो गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उसने पिछले 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज सिलेक्ट कर ली। अनिका डिलीट बटन दबाने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि वह कुछ बहुत गलत कर रही है। लेकिन फिर उसने अपना मन बना लिया कि ऐसा करना उसके लिए कितना जरूरी था। सिक्योरिटी सर्वर में जाकर वो फुटेज मिटा ही रही थी कि उसकी मेल बॉक्स में एक नया ईमेल मैसेज आया, पहले वाले ईमेल की तरह। इस मेल में भी सेंडर का न तो नाम था और ना ही ईमेल एड्रेस जेन्युइन लग रहा था। मगर अमृता ने वो मेल खोला इस उम्मीद से कि भेजने वाले ने शायद उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो। जब उसने मेल में लिखा मैसेज देखा तो अनिका शॉक हो गई। मेल में लिखा था, तुम अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा वो काम कर दो, तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास होगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई। वह अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मगर मैसेज भेजने वाले ने उसकी शर्त नहीं कही थी। अनिका चाहकर भी मेल पर रिप्लाई नहीं कर सकती थी। उसे जानना था कि उसे क्या करना होगा जिससे उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। तभी उसके मेलबॉक्स में फिर से एक अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया। उसमें लिखा था, मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है, तुम उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अगर यह सब कुछ रोहित कर रहा था या किसी से करवा रहा था तो ये बात तो पक्की थी कि रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन करने के बाद वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकती थी, जो उसके लिए बहुत रिस्की था। मगर अपने बेटे को वापस पाने के लिए अनिका ये रिस्क उठाने को तैयार थी। अनिका रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन बिना डॉक्टर अमृता बने भी कर सकती थी। इसके लिए रोहित का ये जानना बहुत ज़रूरी था कि अनिका भी डॉक्टर अमृता जितनी ही काबिलियत रखती है। उसके मन में ये सोच आते ही वो फिर से सिक्योरिटी सर्वर के पेज पर गई। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्विलेंस कैमरा की सारी फुटेज डिलीट हो गई थी। रोहित की स्वीट में इंटरकॉम का टेलीफोन बजा। रोहित के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। उसने इंटरकॉम स्पीकर पर डाला, वाइन पीने लगा। इंटरकॉम पर सिक्योरिटी का चीफ था। उसने रोहित से कहा, सर आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, अनफॉर्चुनेटली सर वो फुटेज डिलीट हो गई है। रोहित ने हैरानी से सिक्योरिटी चीफ से पूछा, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? आई थॉट आई हैड हायर्ड द बेस्ट सर्विलियंस डिपार्टमेंट। दूसरी ओर से आवाज आई, सर मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि आज ऐसा कैसे हो गया। सर शायद सिस्टम में वायरस घुस आया था और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। रोहित थोड़ा सा नशे में था। उसने नशे की हालत में फोन को जोर से पटक कर डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानता था कि अंजलि आंटी और किशन अंकल उस लड़की से मिलना चाहते थे जिसे लड़की ने अंकल की जान बचाई थी। इनफैक्ट वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर इतनी टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने बिना किसी इक्विपमेंट इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। रोहित को लगा आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं था। उसे तभी याद आया कि जब से धीरज आर्यन को डरा कर गया है, तब से उसने आर्यन के साथ बात तक नहीं की। वो चाहता था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें करें। उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। डोर खोल के बाहर खड़े अपने खास सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल से कहा, नो विजिटर्स। कोई भी आए कह देना, इस वक्त मैं BZ हूं, चाहे वो कोई भी हो। ये कहकर रोहित ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ठीक करा और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाकर बेडरूम का दरवाजा खोला। रोहित बेडरूम में आर्यन के पास जाकर बैठ गया। उसे पता था कि वह नशे की हालत में है, मगर वो इस बात का पता आर्यन को नहीं चलने दे रहा था। रोहित ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे। ये लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जलते हैं तुमसे।
मैंने कहा था ना तुमसे, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें तुम्हें उम्र के साथ पता चलती जाएगी। तब तक सिर्फ उन पर भरोसा करो जिन पे तुम्हारे डैड को भरोसा है। आर्यन जानता था कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है। शायद ठीक से कह नहीं पाता है। रोहित ने आर्यन के कबर्ड से बाबी डॉल निकाली और उसके बाल बनाने लगा और आर्यन से कहा, चलो तुम्हारी फेवरेट डॉल के साथ खेलते हैं। रोहित को देखकर आर्यन हैरान हो गया। बाहर अनिका रोहित के कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी रोहित के कमरे के बाहर दरवाजे पर उसके बॉडीगार्ड अब्दुल ने अनिका को रुकने का इशारा किया और कहा, प्लीज मैम, आप इस वक्त मिस्टर रोहित से नहीं मिल सकती। अनिका ने मन बना लिया था कि रोहित को सब बता देगी कि वो ही डॉक्टर अमृता है। उसने गार्ड से कहा, देखिए, मेरा उन्हें मिलना बहुत जरूरी है। तभी अब्दुल ने कहा, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मिस्टर रोहित को अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते। और अगर आज आपके पास अपॉइंटमेंट है भी तो भी वो कैंसल करनी होगी। सर किसी से मिलना नहीं चाहते। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती है, तो ये गार्ड उसे रोक क्यों रहे हैं? अनिका ने अब्दुल को देखते हुए कहा, ठीक है, फिर कह देना अपने मिस्टर मारवासे के डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। तभी एक गार्ड ने अब्दुल से कहा, कहीं ये डॉक्टर अमृता तो नहीं, जिन्हें सर काफी अरसे से ढूंढ रहे हैं। तभी अब्दुल ने कहा, अरे ये लड़की अनिका है। इसकी इंफॉर्मेशन निकालने मैं खुद सनी बाबा के साथ गया था। ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। दूसरे गार्ड ने अब्दुल से पूछा, फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी जैसे कि यही डॉक्टर अमृता हो? अब्दुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, ये आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो। रोहित सर के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ताकि रोहित सर को ऐसे लोगों से हम दूर रख सकें। दोनों गार्ड हंसते हुए फिर से अपनी ड्यूटी करने लगे। अगले दिन सुबह भी जब रोहित ने अनिका को मिलने नहीं बुलाया, तो अनिका सोच में पड़ गई। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया, जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था। जब अब डॉक्टर अमृता सामने से उसे मिलना चाहती है, तो वो उससे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? अनिका को किसी भी तरह अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी। इसलिए रोहित की दादी का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि हॉस्पिटल से ज्योति बुआ का फोन आया। ज्योति बुआ अनिका से मिलना चाहती थी। अनिका को भी याद आया कि उसे ज्योति के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट भी एक बार देखनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर अंजलि आंटी अब्दुल्ला से बातें कर रही थी। अब्दुल ने अंजलि आंटी से कहा, मैडम, आई एम सॉरी, हमारी होटल का सिक्योरिटी सर्वर में वायरस आ गया था। उसी की वजह से कल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। आई एम रियली सॉरी। हम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए जिसने किशन सर की जान बचाई थी। ये बात सुनकर अंजलि आंटी बहुत मायूस हो गई। उसे एक बार उस लड़की को थैंक्स कहना था जिसने उनके हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अभी अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर ही रही थी, तभी उन्होंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक लड़की उतरकर हॉस्पिटल स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। उम्र की वजह से अंजलि आंटी की दूर की नज़र थोड़ी कमजोर जरूर थी, मगर दूर से ही उन्हें लगा कि इस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल उस लड़की जैसी है। तभी अनिका की सलवार कमीज का दुपट्टा कॉरिडोर में लगे एक पौधे में फंस गया। अंजलि आंटी तेजी से उस लड़की की तरफ चलने लगी। अनिका ने अपना दुपट्टा पौधे से हटाया और फिर से स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। अंजलि आंटी ने पीछे से अनिका को आवाज लगाना शुरू किया, अरे बेटा सुनो, हेलो सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ। इतना सुनकर कॉरिडोर में खड़े 3-4 लोगों ने मुड़कर अंजलि आंटी की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज हॉस्पिटल के शोर में अनिका को सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेयरकेस के पास आते ही अनिका ने देखा कि सामने की लिफ्ट का दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे अनिका मूडी तो अंजलि आंटी को उसका चेहरा साफ नजर आया।
वो कभी नहीं भूल सकती थी उस चेहरे को जिसने उनके पति की जान बचाई थी। अंजलि आंटी ने अब्दुल को इशारा करके कहा, यही है वो लड़की जिसने मेरे पति की जान बचाई थी। अंडर ऑब्जर्वेशन। अनिका ने सोचा नहीं था कि जिस आदमी का उसने ऑपरेशन किया था, उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में इस तरह मिल जाएगी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए उसे फिर से कहा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा है। अनिका के आसपास खड़े लोग उसे बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। अनिका लिफ्ट से बाहर निकली। उसने अंजलि आंटी से कहा, जी मैं यहाँ अपनी रिश्तेदार से मिलने आई हूँ। अब्दुल जो ये सब देखकर चौंक गया था। उसने अंजलि आंटी से फिर एक बार पूछा, मैडम क्या आपको यकीन है कि इसी लड़की ने? अब्दुल अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंजलि आंटी ने उसे जवाब दे दिया, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूँ? कोई चांस ही नहीं। यही तो है वो। ये बात सुनते ही जैसे अब्दुल अपनी जगह पर जम गया। उसने जो सुना था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब्दुल ने अनिका से पूछा, क्या आपने मेडिकल ट्रेनिंग ली है? अनिका ने अब्दुल को तीखी नज़रों से देखा। अब्दुल को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि कल रात अनिका ने उसे बताया था कि वो रोहित से मिलना चाहती थी। तब अब्दुल ने सोचा था कि जो लड़की कभी कॉलेज नहीं गई, उसे मेडिकल साइंस के बारे में क्या पता होगा। बहाना बनाकर बस रोहित के करीब आना चाहती होगी, मगर अब्दुल को एहसास हो चुका था कि वो गलत था। तभी वहां रोहित लेबोरेटरी से किशन जी की स्कैन रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल कॉरिडोर में आया। रोहित ने देखा कि अब्दुल अंजलि आंटी और अनिका साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। अंजलि आंटी जिस तरह से अनिका की ओर देख रही थी, रोहित को डाउट हुआ कि शायद अनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित उनके पास आया और अंजलि आंटी से पूछा, आंटी आप इन्हें जानती है? क्या यही वो लड़की है? अंजलि आंटी ने एक बड़ी सी स्माइल देखकर रोहित से कहा, यस रोहित, शी इज द वन। अनिका का ये नया रूप देखकर रोहित फिर सरप्राइज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका है कौन, अच्छी है या बुरी है, स्कूल ड्रॉप आउट है या कोई जीनियस। रोहित बस अनिका की आंखों में देखता रहा। रोहित जिस तरह अनिका को देख रहा था, वो धीरे धीरे अंजलि आंटी, अब्दुल और आसपास खड़े लोगों ने भी नोटिस किया। अनिका रोहित की नज़र हटाने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी और फिर अचानक अब्दुल से पूछा, क्या मुझे मिस्टर रोहित मारवा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अनिका की इस बात पर रोहित ने अनिका से पूछा, अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? रोहित की बातों से अनिका को पता चल गया कि शायद कल रात का मैसेज अभी तक अब्दुल ने रोहित तक पहुंचाया ही नहीं था। अनिका ने अब्दुल से पूछा, क्या आपने मेरा मैसेज मिस्टर मारवा को नहीं दिया है? अनिका की बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे का रंग उतर गया। रोहित ने अब्दुल की ओर देखकर उसे कड़क आवाज में पूछा, अब्दुल ये किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही है? इनका मैसेज क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? अब्दुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अटक अटक के रोहित से बात करने लगा। वो दरअसल मैडम कल रात को आपसे मिलना चाहती थी। आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में कोई बात करना चाहती थी। रोहित को अब्दुल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोहित ने आसपास खड़े लोगों की परवाह ना करते हुए ऊंची आवाज में कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? रोहित अब्दुल को और कुछ कहने जाता उससे पहले अब्दुल रोहित से कहने लगा, मगर सर, शायद एक बार किसी तरह अनिका जी ने किशन सर की जान बचाई हो, मगर वो तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। उन्होंने मेडिकल की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल की है। अनजाने में किसी की जान बचा लेना एक बात है और आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है उसे ट्रीट करना बहुत अलग बात है। इसलिए मैंने सोचा कि अब्दुल की ये बात अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा अब्दुल उसे नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए अनिका ने अब्दुल को एक करारा जवाब दिया, आप किसी इंसान की काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हो, जब आपको पता ही नहीं उस इंसान की काबिलियत क्या है? वो जानने की कोशिश भी नहीं की। मौका दिए बगैर आप हार जीत का फैसला नहीं कर सकते।
अब्दुल ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए, मैं सालों से रोहित जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मुझे अब तक इतना पता चल चुका है कि दादी माँ का ऑपरेशन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर अमृता है। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए अब्दुल के सवाल का जवाब दिया, कोई उनसे बेहतर हो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे। आप लोगों की डिग्रियां देखते हैं या उनका परफॉर्मेंस। किसी का नाम बड़ा होता है तो किसी का काम, और फिर मौका देने में बुराई क्या है। इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहने जाता, रोहित ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। रोहित ने अनिका से कहा, दादी माँ चंडीगढ़ की अस्पताल में हैं। उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें कहीं ले जाया नहीं जा सकता। आपको चंडीगढ़ आना होगा मेरे साथ। अनिका ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद चलेंगे। मुझे मेरी बुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। इतना कहकर अनिका फिर से लिफ्ट की ओर जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद रुककर उसने फिर से रोहित से कहा, और हाँ मिस्टर मारवा, मैं कार में अकेली ही ट्रैवल करूंगी। सर्जरी से पहले मेरी नींद का पूरा होना जरूरी है। रोहित ने कहा, ठीक है, मेरी पर्सनल गाड़ी में मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैं किसी और गाड़ी में आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी में आप आराम से सो सकती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। जब अनिका फिर से मुड़कर लिफ्ट की ओर जाने लगी, तब रोहित ने उसे पूछा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती है। अनिका चलते चलते रुक गई। अनिका को लगा कि शायद रोहित को इस बात का शक हो चुका है कि वो ही डॉक्टर अमृता है, वरना इतना बड़ा आदमी उसे अपनी दादी माँ का ऑपरेशन करने की इजाजत कैसे देता। अनिका ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मुड़कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक शर्त है। जब मैं आपकी दादी माँ का इलाज कर दूं, तो आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ, और उसे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी। रोहित चौंक गया। उसने अनिका से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अनिका ने रोहित की बात का सिर्फ इतना सा जवाब दिया, बता दूंगी। एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद बताऊंगी। इतना कहकर अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और अगर वो बेनाम ईमेल करने वाला अगर रोहित खुद हुआ, तो वो जानती थी कि काम पूरा होने से पहले वो रोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर उस बेनाम ईमेल के पीछे रोहित ना भी हुआ तो अनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद रोहित अपने कनेक्शंस लगाकर उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेगा। जैसे ही अनिका के लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, रोहित ने अब्दुल को गुस्से से देखा। रोहित की आंखों में लिखा सवाल अब्दुल ने पढ़ लिया था। अब्दुल सर नीचे झुकाकर रोहित से कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। रोहित ने अब्दुल से फिर पूछा, क्या तुम जानते हो तुमसे क्या गलती हुई है? अपनी नजरें नीची रखें, उसने जवाब दिया, मैंने उस इंसान से मिलने से रोका जो आपकी दादी माँ का इलाज कर सकती थी। अब्दुल की बात पूरी हो उससे पहले रोहित ने उसकी बात पूरी की, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने सोचा, लेकिन तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा काम है लोग तुम तक जो मैसेज पहुंचाए वो मुझ तक पहुंचा दो, न कि खुद सोचो कौन सा मैसेज पहुंचाना है और कौन सा नहीं। क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास है नहीं। जानते हो, तुम्हारी गलती की वजह से दादी माँ के इलाज का इतना बड़ा चांस मिस हो गया होता। अब्दुल को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नई नई कंपनी ज्वाइन की थी। तब जो भी रोहित से मिलने आता उसका मैसेज अब्दुल रोहित को पहुंचा देता। मगर उस वक्त रोहित ने अब्दुल को ये कहते हुए डांटा था, जो मुझसे मिलना चाहता है, अगर उन सब के मैसेज मुझे पहुंचाते रहोगे तो मेरा दिन तो तुम्हारे मैसेज सुनने में ही निकल जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो कि किसका मैसेज मुझ तक पहुंचना चाहिए और किसका नहीं। खुद फिल्टर करो, वरना तुम में और किसी मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए पिछले कुछ सालों से अब्दुल वही मैसेज रोहित तक पहुंचाता था जो उसे लगता था कि रोहित के लिए सुनना जरूरी है। और रोहित भी अब्दुल पर पूरा विश्वास करता था। मगर न जाने इस अनिका ने रोहित पर क्या जादू कर दिया था। रोहित अपनी ही कही हुई बात भूल गया।
अब्दुल से बातें करते हुए अचानक रोहित का ध्यान अंजलि आंटी पर गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाके वो बैठ गई थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। रोहित उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, अंजलि आंटी। अंजलि आंटी को जैसे रोहित की बात और रोहित का स्पर्श महसूस ही नहीं हुआ था। वो बस अपने मन में अंदर ही अंदर कुछ सोचे जा रही थी। रोहित उनके बगल में आकर बैठा और इस बार आवाज ऊंची करके उन्हें पूछा, आंटी आप ठीक तो है ना। अंजलि आंटी अपने ख्याल से बाहर आए और रोहित से कहने लगी, नथिंग बेटा रोहित, नथिंग। मैं बस कुछ सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। रोहित आंटी की ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी अभी आंटी ने कहा था कि ये वही लड़की है जो कल उन्हें होटल में मिली थी और जिस लड़की ने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित ने अंजलि आंटी से कहा, आंटी आपने अभी अभी कहा ना कि इसे अपने कल ही देखा था होटल में। अंजलि अभी भी कुछ सोच रही थी। उसने रोहित से कहा, नहीं नहीं वैसे नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से मैं इस लड़की को जानती हूँ। जाने दो, हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रोहित ने अंजलि आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों किशन जी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। किशन जी की छाती पर पट्टियां लगी थी और वो रिमोट से टीवी चैनल चेंज कर रहे थे। जैसे ही रोहित अंजलि आंटी को लेकर रूम में आया, किशन जी ने रोहित से कहा, अरे बेटा रोहित, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम फिट एंड फाइन, नाउ डोंट वरी अबाउट मी। तुम अपना काम छोड़कर इस तरह मेरे पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हटा तो भाई नुकसान हम जैसे इन्वेस्टर्स का ही होगा। ये कहकर किशन अंकल हंसने लगे, मगर हंसते ही उनकी छाती में दर्द महसूस हुआ। तभी अंजलि आंटी ने कहा, अब बस भी कीजिए ये हंसी मजाक, पहले ठीक हो जाए, बाद में करते रहिएगा। रोहित ने किशन जी से कहा, आंटी इज राइट, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको बस आराम करना है और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। तभी रोहित को कल शाम वाली बात याद आई। रोहित ने अंकल और आंटी से पूछा, वैसे आप लोग यहाँ किससे मिलने आए थे? टीवी की आवाज कम करते हुए किशन अंकल ने कहा, बेटा मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया था। 25 साल बाद उसकी कोई खबर मिली थी मुझे। उसने यही किसी लड़के से शादी की थी। उसकी सरनेम गुलेरिया था, मगर मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। अपनी बहन के बारे में बात करते हुए किशन जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अंजलि ने किशन जी को संभालते हुए कहा, 23 साल पहले की बात है। हाँ, अगर वो आज हमारे साथ होती तो ये बहुत खुशी की बात होती। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, मगर हमें उनकी बेटी को ढूंढना है। किशन अंकल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। बस अब तो इतनी सी इच्छा है कि उसकी बेटी को हम हमारे साथ ले जाए और अच्छे से उसकी देखभाल करें, ठीक वैसे जैसे उसकी माँ हमारी देखभाल किया करती थी हमारे बचपन में। ये ख्याल आते ही किशन अंकल अपने बेड से उठने लगे और रोहित और अंजलि से कहने लगे, चलो अभी अभी हम गुलेरिया हाउस जाते हैं और अपनी बेटी को ले आते हैं। आंटी ने किशन अंकल को रोकते हुए कहा, अभी नहीं, पहले एक बार आप ठीक हो जाए, उसके बाद हम जाकर ले आएंगे। आप रहने दीजिए, मैं ही जाकर उनसे पहले मिल आती हूँ। तभी किशन जी ने रोहित से कहा, बेटा जरा मेरी वो बैग देना। कमरे के एक कोने से रोहित ने किशन अंकल की बैग लेकर उनके बेड के पास रख दी। किशन जी ने अपनी बैग खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। किशन जी ने ये तस्वीर अंजलि आंटी को देते हुए कहा, ये है मेरी बहन स्वाति की तस्वीर। तुम जब वहां जाओगी और स्वाति की बेटी से मिलो तो आकर मुझे बताना। क्या स्वाति की बेटी की सूरत मेरी बहन से मिलती है? तस्वीर देखते ही अंजलि आंटी के होश उड़ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले अनिका को देखकर अंजलि आंटी को जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो यूं ही नहीं था। किशन जी की दी हुई फोटोग्राफ और अनिका की सूरत हूबहू मेल खाते थे। आंटी का शक यकीन में बदलने लगा था,
कि कल शाम जिस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किशन जी की भांजी थी। अंजलि आंटी ने रोहित की तरफ देखा और रोहित को पूछने लगी, बेटा रोहित, अभी जो लड़की हमें बाहर मिली थी, वही लड़की जिसने कल अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारी होटल में रहती है ना? रोहित ने कहा, हाँ। आंटी ने रोहित से पूछा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? रोहित ये सवाल सुनकर हैरान हो गया क्योंकि उसका नाम तो अंजलि आंटी खुद भी जानती थी। रोहित ने कहा, हाँ आंटी, उसने बताया तो हमारी बात भी हुई। आप जानती है उनका नाम अनिका है। अंजलि आंटी की सांसें अब और तेज होने लगी थी। उन्होंने रोहित से पूछा, नाम तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, क्या तुम जानते हो उस लड़की का पूरा नाम क्या है? रोहित ने मन ही मन कुछ याद किया और फिर अंजलि आंटी की बात का जवाब दिया, हाँ अनिका। अनिका गुलेरिया है उसका पूरा नाम। रीयूनियन। रोहित हैरान होकर अंजलि आंटी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर अंजलि आंटी ने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, आई विल नीड योर हेल्प। मुझे इस लड़की अनिका गुलेरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेड पर लेटे किशन जी को रोहित और अंजलि की बातें समझ नहीं आ रही थी। जब अनिका ने कल शाम उन पर ऑपरेशन किया था तब वो बेहोश थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि आखिर क्यों अनिका के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहती थी। किशन अंकल ने हैरान होकर अंजलि आंटी जी से पूछा, कैन समवन टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन? कौन है ये अनिका, और तुम उसकी जासूसी क्यों करना चाहती हो? इस बात का अंजलि आंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, जासूसी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे शक है कि जिस लड़की ने कल शाम आपकी जान बचाई थी वही लड़की आपकी बहन की बेटी है। रोहित ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अब्दुल को फोन लगाकर कहा, तुमने और सनी ने जो सारी इंफॉर्मेशन मिस अनिका के बारे में कलेक्ट की थी, उसकी एक कॉपी बनाकर अंजलि आंटी को दे दो और यह काम अभी करना। अब्दुल जल्दी से सारी कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाकर किशन जी के रूम में लेकर आया। अनिका गुलेरिया की इंफॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ने के बाद किशन जी और अंजलि आंटी को यकीन हो गया कि अनिका ही किशन जी की खोई हुई भांजी थी। ये पता चलते ही किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बरसों की ख्वाहिश किसी ने पूरी कर दी हो। उन्हें जैसे किसी ने जीने का नया मकसद दे दिया हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किशन जी ने कहा, कोई प्लीज उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं उसे अभी, इसी वक्त। प्लीज ब्रिंग हर टू मी। रोहित और अब्दुल ने एक दूसरे को देखा। अब्दुल तुरंत ज्योति बुआ के रूम की ओर दौड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली जब तक अब्दुल वहां पहुंचा था, अनिका ज्योति बुआ की रिपोर्ट देखकर निकल चुकी थी। अब्दुल ने रिसेप्शन से गौतम गुलेरिया का नंबर लेकर अंजलि आंटी को दिया। किशन जी के चेहरे की ओर देखकर लग रहा था जैसे कल शाम को उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर ऑपरेशन का कोई दर्द नहीं दिख रहा था। उन्हें अब बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो अपनी भांजी अनिका को अपनी आंखों से देख सकें। तभी रोहित ने कहा, अंकल आंटी, अब आपके पास गौतम जी का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम श्योर बहुत जल्द ही आपकी मुलाकात अनिका से हो जाएगी। बट इन द मीनवाइल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीट है, मुझे अभी होटल जाना होगा। रोहित की यह बात सुनते ही किशन ने हंसते हुए जवाब दिया, यंग मैन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम अपना ध्यान बिजनेस पर से हटा दोगे तो हम जैसे इन्वेस्टर्स का क्या होगा? हॉस्पिटल के कमरे में सभी लोग एक साथ हंस पड़े। होटल पैराडाइज प्रेसिडेंशियल स्वीट। रिया अपने टैबलेट पर गेम खेलते खेलते आर्यन से फोन पर बातें कर रही थी। रिया ने आर्यन से कहा, मेरे साथ कुछ दिन की संगत ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है। तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगर मॉम डैड की दादी माँ का इलाज करती है तो तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे और मम्मा को तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस तरह हम सब साथ साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह पाएंगे। रिया के मुंह से तारीफ सुनना आर्यन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आर्यन शर्माते हुए धीमी आवाज में रिया से बोला, थैंक यू। फिर अचानक रिया को एक बात याद आई।
वो अपनी जगह से खड़ी होकर बालकनी में चली गई। अब वो थोड़ी धीमी आवाज में आर्यन से बातें करने लगी। सुनो, इस खुशी के मौके पर अगर आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम उसे दोगे? रिया की बात सुनकर आर्यन रिया की कोई बात टाले इसका कोई चांस नहीं था। आर्यन ने कहा, जो तुम कहो वो मैं करूंगा, इट्स ए प्रॉमिस। शरारती रिया को जो मौका चाहिए था वो आर्यन ने उसे दे दिया था। रिया ने आगे बात करते हुए कहा, सच बताओ, मेरी पहनी हुई फ्रॉक में तुम बहुत क्यूट लग रहे थे ना? As beautiful as I am. Oh God, I missed it. मुझे तुम्हें उस फ्रॉक में देखना था। चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम वो फ्रॉक फिर से पहनोगे और मुझे तुम्हारी एक पिक्चर भेजोगे? आर्यन अपनी ही दिए हुए प्रॉमिस में फंस चुका था। वो पिंक फ्रॉक जब उसने उतारा था, तब सोचा था कि जिंदगी में कभी दोबारा इसे वापस नहीं पहनूंगा। मगर अब उसे रिया की न सिर्फ इच्छा पूरी करनी थी बल्कि अपने दिए गए प्रॉमिस को भी निभाना था। आर्यन रिया को कुछ कहें उससे पहले रिया ने आर्यन से कहा, जस्ट होल्ड ऑन। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रही हूँ। मगर मेरी टीममेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे उनसे कुछ देर बात करनी होगी। तुम लाइन पर रहो। ये कहकर रिया अपने गेमर दोस्तों के साथ ब्लूटूथ के जरिए बातें करने लगी। तुम सब इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुमसे कितनी बार कहा है? तुम लोग सिर्फ वो करो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है। किसी भी टीम में खेलने का पहला नियम ये होता है कि कैप्टन की कही हर बात को मानना होता है, और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम मेरी टीम में भी नहीं खेल सकते। सुपरस्टार एंडरसन एंड सागर तिरासी यू बोथ आर आउट। बाकी टीम भी सुन लो, मैं कम प्लेयर्स के साथ भी गेम जीत सकती हूँ। मगर जो प्लेयर्स मेरा साथ नहीं दे सकते उन्हें मैं टीम में भी नहीं रख सकती। अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतनी है और मेरी टीम में खेलना है तो वही करो जो मैं कहती हूँ। ये सब सुनकर आर्यन को अपनी बहन रिया के लिए बहुत प्राउड फील होने लगा। आर्यन कहीं ना कहीं चाहता था कि रिया की ये सारी क्वालिटीज आर्यन भी अपना सकें। टीम को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रिया फिर से आर्यन से बातें करने लगी। रिया ने कहा, हाँ तो ब्रदर कहा थे हम। हाँ, तो तुम्हें अपनी प्रॉमिस निभानी है और वो पिंक ड्रेस पहनकर मुझे एक पिक भेजनी है। इतना याद रखना, कोई अगर अपनी प्रॉमिस तोड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आर्यन जितना रिया से प्यार करता था उतना ही उससे डरता भी था। वो इस बड़ी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन की जिंदगी में आया ये पहला दोस्त उससे नाराज हो जाए और वो उसे खो दें। फोन रखते ही आर्यन अपने वार्डरोब के पास गया। वो बिल्कुल नीचे के ड्रावर में वो पिंक ड्रेस ढूंढने लगा। उसने वो पिंक ड्रेस ऐसी जगह पर रखी थी जहां रोहित की नजर ना पड़े। मगर आज उसे वो ड्रेस वहां मिल नहीं रही थी। आर्यन हैरान हो गया, अभी एक दिन पहले रखी ड्रेस कैसे गायब हो सकती है? उसके रूम में साफ सफाई करने आने वाले लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी चीज को यहाँ वहां ना करे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेस कैसे गायब हो सकती थी। ये काम सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता था। अभी आर्यन ये सोच ही रहा था कि तभी बेडरूम में रोहित आया। आर्यन को परेशान देखकर रोहित ने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ड्रेस ना मिलने की वजह से आर्यन बहुत टेंशन में था। उसे लग रहा था कि कहीं रिया को दी हुई प्रॉमिस टूट न जाए। आर्यन ने अपने ही टेंशन में रोहित से कह दिया, मैंने यहाँ एक ड्रेस रखी थी, अब वो मिल नहीं रही है। दरअसल रोहित ने जब आर्यन का ड्रॉवर खोला था तब उसे ये ड्रेस मिली थी। रोहित ये देखकर बहुत परेशान हो गया था कि आर्यन के वार्डरोब में एक लड़की की फ्रॉक क्या कर रहा था। रोहित ने नौकरों से कहकर वो ड्रेस डिस्पोज कर दी थी। रोहित आर्यन के पास बैठकर बड़ी शांति से आर्यन को समझने लगा, देखो बेटा, वो जो ड्रेस थी वो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम नहीं पहन सकते वो ड्रेस, इसलिए मैंने वो ड्रेस किसी को दे दी। ये बात सुनते ही आर्यन रोहित से चिढ़ गया। उसने रोहित से कहा, बिना पूछे आपने मेरी कोई चीज किसी को कैसे दे दी? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपने अपना ही बनाया हुआ रूल तोड़ा है। आप ही ने सिखाया था, बिना इजाजत किसी की भी चीज को हाथ नहीं लगाते। फिर आपने मेरी चीज को कैसे हाथ लगाया और उसे किसी और को दे दिया? नो वंडर मॉम,
आपसे इतनी चिढ़ती क्यों है? आप हो ही ऐसे। आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर रोहित को डबल झटके लगे। एक तो ये है कि आर्यन ने पहली बार रोहित से इतने गुस्से में बात की थी, और दूसरी ये कि अनिका ने आर्यन से कहा था कि उसे रोहित पर चिढ़ होती है। रोहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आर्यन से पूछा, क्या अनिका जी ने खुद कहा कि वो मुझसे नफरत करती है? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, एंड इवन आई हेट यू। आर्यन की आवाज सुनकर सनी भी दौड़कर कमरे में आ गया। उसने रोहित को शांत रहने का इशारा किया। आर्यन की बातों को सुनकर रोहित को ऐसा लगा कि अगर सचमुच अनिका रोहित से नफरत करती थी, तो फिर वो बार बार आर्यन के करीब आने की कोशिश क्यों कर रही थी? आज किशन अंकल और अंजलि आंटी से जो कुछ भी अनिका के बारे में पता चला था, उससे रोहित के मन में अनिका के लिए कंफ्यूजन और भी बढ़ गया था। अनिका के ख्यालों को मन से निकालते हुए रोहित ने आर्यन का गुस्सा शांत करते हुए कहा, आज शाम मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है, क्या हम बाप बेटे के साथ चले? आर्यन ने रोहित की बात का जवाब नहीं दिया, मगर सनी ने आर्यन को चीयर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम सब चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्यों आर्यन? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी ड्रेस खोने का बहुत अफसोस था। उधर अनिका अपने पापा गौतम गुलेरिया से फोन पर बातें कर रही थी। फोन पर अनिका पापा की किसी बात से बेहद शौक हो गई थी। उसने हैरान होकर कहा, मेरे मामा मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो सच हैं? गौतम ने अनिका की इस बात का जवाब दिया, अब सच कह रहे हैं या झूठ, वो तो आकर पता चलेगा। उनका फोन आया था। उन्होंने तुम्हारी माँ का नाम लिया और तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि अभी थोड़ी देर में वो घर आएंगे तुमसे मिलने। तो तुम आकर मिल लो उन्हें और खुद ही पता कर लो कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। ये कहकर गौतम ने फोन काट दिया। गौतम की बातें सुनकर अनिका बहुत हैरान हो गई थी। अनिका के पास उसकी माँ की बहुत सारी यादें तो नहीं थी। बस उसे इतना पता था कि जब वह छोटी थी तब उसकी माँ की एक रिकॉर्डिंग वो बार बार सुनती थी। जिस वॉइस रिकॉर्डिंग में अनिका की माँ स्वाति ने उसके लिए कुछ मैसेज छोड़े थे, उनमें से एक मैसेज बहुत खास था। अनिका की माँ ने उसे कहा था, चाहे कितना भी नाम कमा लो, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। तुम कौन हो और क्या कर सकती हो, ये लोगों को मत बताना। बस खुद ही याद रखना कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। सालों बाद अनिका की माँ की फैमिली से कोई अनिका से मिलने आया था। अनिका के मन में भी उन्हें मिलने की क्यूरियोसिटी जागी थी। आज तक वो अपनी माँ के किसी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से जो उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, वो भी उसकी माँ की मुंहबोली बहन थी। अनिका ने फोन उठाया और गुलेरिया हाउस के लिए टैक्सी बुक करवा ली। गुलेरिया हाउस। मनीषा और कामिनी को अनिका के ये नए रिश्तेदारों के बारे में सुनकर ताजुब हो रहा था। अचानक इतने सालों बाद अनिका के मामा कहाँ से आ गए? मनीषा ने गौतम से पूछा, क्या कभी स्वाति ने अपनी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं था? गौतम ने कुछ याद करते हुए मनीषा की बात का जवाब दिया, जब हम पहले पहले मिले थे तब मैंने पूछा था। उसने कहा था कि उसकी फैमिली पहाड़ों की उस तरफ रहती है। बहुत गरीब फैमिली से थी वो, और जब से वो फैमिली छोड़कर आई थी, उसने दोबारा उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं उसकी फैमिली के बारे में। मनीषा ने गौतम की यह बात सुनकर तुरंत उसे ताना मारा, बिना किसी के खानदान का पता किए शादी करने का नतीजा देख लिया। माँ तो माँ, बेटी ने भी जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। कामिनी सोफे पर लेटकर अंगूर खा रही थी। उसने गौतम से सवाल किया, मगर आज अचानक अनिका के मामा मामी यहाँ क्यों आ रहे हैं? माँ, मुझे तो लग रहा है वो लोग कहीं हमसे आकर पैसों की भीख न मांगने लगे। दरअसल गौतम को भी यही सवाल कब से सता रहा था। गौतम ने कामिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, फोन पर वो औरत कह तो रही थी कि अनिका के मामा इस वक्त बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। पहले आ तो जाने दो, देखो क्या बात करना चाहते हैं। मनीषा ने बड़े ही सख्त आवाज में गौतम से कहा, देखो पहले ही कह देती हूँ, उन भीखमांगों ने अगर पैसे मांगे
तो एक भी रुपया देना मत। जिसके मामा मामी है वही पैसे दे, हम क्यों दें। मनीषा की इस बात पर गौतम भी भड़कर बोला, तुम तो मुझसे ऐसी बात कर रही हो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तिजोरी खोलकर उनके सामने रख दिया। गौतम को भड़कता देख मनीषा ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। अब अपना बीपी बढ़ाओ मत और हाँ, नौकरों से कह दो कि सैनिटाइजर का डिब्बा साथ में ही रखें। पता नहीं कैसे होंगे ये अनिका के रिश्तेदार। कामिनी ने कहा, उनकी आते ही पहले मैं उन पर सैनिटाइजर छिड़क दूंगी। उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देंगे। तभी गुलेरिया हाउस की डोर बेल बजी। मनीषा ने कहा, लो भाई आ गए भिखमंगे। कामिनी दौड़कर किचन में गई और सैनिटाइजर का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई। उसने मनीषा को दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, मैं खोलती हूँ। कामिनी ने दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया। मगर दरवाजे के सामने खड़े शख्स पर नजर जाते ही कामिनी चौंक गई। भाग 10 सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।